गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। हम हिस्ट्री क्लास 12th का आज फर्स्ट चैप्टर जो ब्रिक्स बीड्स एंड बोन्स है, इसके कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं जो मुझे लगता है कि आपको एक रिवीजन के तौर से हेल्प करेंगे। और कुछ इम्पॉर्टेंट टाइमलाइन के तौर से मैंने डेट्स भी प्रिपेयर कर रखी, जैसे कि आप देख सकते हो। जो आपको, अगर आपने अपने नोट्स बनाए हैं तो भी आपको ये सारा का सारा कंटेंट हेल्प करेगा, और अगर नहीं बनाए हैं तो भी आप इनसे हेल्प ले सकते हो। तो ये आपको हेल्प करेंगे, ना ही सिर्फ अगर आप 12th में हो, अगर आप 12th के बाद अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि क्यूटेट की या किसी लॉ एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो उसमें जनरल अवेयरनेस के तौर से जीके के क्वेश्चंस में भी ये आते हैं, और हिस्ट्री सेक्शन में तो ये इम्पोर्टेंट है ही। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के तौर से और क्लास 12th के तौर से ये चैप्टर और ये नोट्स आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। तो हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस लर्निंग। अगर आप चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे, कुछ इन्फॉर्मेटिव सीखने को मिले तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिएगा। ये जो पीडीएफ है ये मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगी, तो आप वहाँ से ये वीडियो, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप वहाँ से इसे डाउनलोड भी कर सकते हो। तो शुरू करते हैं। ये एक डिस्कशन तौर से रहेगी और नोट्स की पूरी क्विक रिवीजन हो जाएगी। तो ब्रिक्स बीड्स एंड बोन्स, ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है ये हड़प्पा सिविलाइजेशन पे बेस्ड था। हड़प्पा सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। ये ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया है। जब तक हड़प्पा सिविलाइजेशन डिस्कवर नहीं हुई थी तब तक हम सोचते थे कि गंगा वैली सिविलाइजेशन ओल्डेस्ट है, बट जब हड़प्पा सिविलाइजेशन डिस्कवर्ड हुई तो ये ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया डिस्कवर हो गई थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन को ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, जैसे कि आप नाम से समझ रहे हैं ब्रॉन्ज, क्योंकि उस वक्त के लोग ब्रॉन्ज का बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे। जितनी भी वहाँ से चीज़ें मिली हैं, पॉटरी, फिगर्स, ऑर्नामेंट्स, बर्तन, सामान, उसमें ब्रॉन्ज की चीज़ें हमें मिलती है, इसीलिए इसको ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। हमें इसकी जो स्क्रिप्ट है हड़प्पा की वो अभी तक डेसिफर नहीं हुई है, तो हमें नहीं पता कि वो लोग क्या लिखा करते थे। हड़प्पा की जो स्क्रिप्ट है वो कुछ इस तरीके से लिखी गई है, मतलब ना लेफ्ट टू राइट, फिर राइट टू लेफ्ट, फिर लेफ्ट टू राइट, फिर राइट टू लेफ्ट। तो हमें आज तक समझ नहीं आ पाया है कि इस स्क्रिप्ट में क्या लिखा था। अब आपकी बुक में एक बॉक्स में लेटर और अर्लियर कल्चर की बात की गई है। अर्लियर हड़प्पा और लेटर हड़प्पा सिविलाइजेशन, ये दो अर्ली और लेटर कल्चर्स की बात की गई है। कल्चर क्या होता है? ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, चीजें, तरीका जो हमें एक एरिया में एक वक्त पे मिलता है उसे कल्चर कहा जाता है। जैसे कि अगर हम एक एरिया में एक स्पेसिफिक टाइम जैसे 2000, इस टाइम में इस एरिया में जो जो चीजें मिली हैं उसको हम कल्चर कहेंगे, बट इसी एरिया में 2001 में जो चीजें मिली हैं वो एक अलग चीज हो गई। तो टाइम और जगह उस बेस पे कल्चर होता है। अब अर्ली हड़प्पा और लेटर हड़प्पा में क्या है? जो हड़प्पा सिविलाइजेशन में हमें जब ये सारी चीजें मिल रही हैं, इनसे पहले की भी कुछ चीजें हमें मिली हैं, उन चीजों को हमने अर्ली हड़प्पा ग्रुप किया है, और ये लेटर हड़प्पा के तौर से हमने ग्रुप किया। तो कल्चर जो आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप हाईलाइट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, या अगर हो तो पीडीएफ ही प्रिंट कर लेना, कि कल्चर है जो एक जगह पे एक तरीके की, और टाइम पीरियड और जोग्राफिकल एरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, ये एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन के तौर से भी पूछा जाता है, वो थे क्यूमिंगम। जब उनको यहाँ पे चीजें मिली हड़प्पन साइट पे, तो वो समझ नहीं पाए कि ये हड़प्पा टाइम डिफरेंट है। उस टाइम पे उनको ये चीज नहीं समझ आई, और जो उनके पास गंगा वैली सिविलाइजेशन तब थी, उन्होंने इसको वहीं से ही कनेक्ट कर दिया। उनको लगता था कि इंडियन हिस्ट्री जो है ये गंगा वैली सिविलाइजेशन से ही शुरू हो रही है, वो हड़प्पा सिविलाइजेशन एक अलग टाइम पीरियड है, वो ये बात नहीं समझ पाए थे। 1924, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जॉन मार्शल,
उन्होंने अनाउंस किया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, एक नई सिविलाइजेशन उन्होंने डिस्कवर की और उन्होंने एक्सेप्ट किया कि जो चीजें हैं हमें यहाँ पे जो मिल रही हैं वो गंगा वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड नहीं है, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड है। हमें हड़प्पा जो सेटलमेंट है, अब जब बहुत सी जो बड़ी बड़ी सेटलमेंट एरियाज है जैसे हड़प्पा है, मोहनजोदारो है, वो सब पाकिस्तान के एरिया में चला गया। तो अब सर्वे और रिसर्च शुरू हुई कि इंडिया में भी हम एरियाज को देखें जहाँ पे इनसे कुछ रिलेटेड है। तो हमें पंजाब और हरियाणा के एरियाज में सिविलाइजेशन के कुछ निशान मिलते हैं, आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं। कालीबंगन, लोथल, धोलावीरा, राखी गई, बनावली, ये सब इंडिया में एरियाज हैं और आज भी हम लोग और नए एरियाज को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। बट स्टिल मेजर जो हड़प्पा, मोहनजोदारो, वो सब एरिया है वो पाकिस्तान में चले गए और कुछ शोरतुगई वगैरह अफगानिस्तान के एरिया में है। तो आर्कियोलॉजिस्ट आर्टिफैक्ट्स को क्लासिफाई करने की कोशिश करते हैं क्योंकि अब आर्कियोलॉजिस्ट भी इंसान ही हैं। तो वो जो आज उनको चीजें पता होती हैं वो उनसे पुरानी चीजों को कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट नोन जो हमें ऑलरेडी पता है उससे अननोन में जाने की कोशिश करते हैं, तो प्रेजेंट से पास्ट में जाने की कोशिश करते हैं। इससे एक प्रॉब्लम ऑफ इंटरप्रिटेशन अराइज होती है। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि आर्कियोलॉजिकल जो इंटरप्रिटेशंस हैं, हम रिलीजियस प्रैक्टिसेस और वहाँ के तौर तरीकों को आज से कनेक्ट करके तब देखने की कोशिश करते हैं। तो हम ये मानते हैं कि जो आज हो रहा है लगभग वैसा ही तब भी हो रहा होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है, क्या पता बदलाव आया हो। तो ये एक लिमिटेशन के तरीके से उभर के आता है। हमें कुछ अनयूजुअल ऑब्जेक्ट्स जैसे कि टेराकोटा फिगरिन ऑफ वुमेन, स्टोन स्टैचू ऑफ मेन और यूनिकॉर्न वाली फिगर्स, ये सब हमें देखने को मिला है। एक योगिक पोस्चर भी हमें सील पे देखने को मिलता है जिसे शायद माना जाता है कि वो प्रोटो शिवा, कि शिव जी का ही एक तरीके से वो रूप उस सील पे देखने को मिलता है, वैसा माना जाता है। कुछ बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स जैसे कि ग्रेट बाथ देखने को मिलता है जो माना जाता है कि किसी रिलीजियस पर्पस से यूज किया जाता होगा। फायर अल्तर, ये इनका कुछ रिलीजियस सिग्निफिकेंस होगा और ये बहुत जो रॉयल पर्पस के लिए यूज किए जाते होंगे। तो सील्स, स्क्रिप्ट्स, बेट्स और हड़प्पा की सिविलाइजेशन में अगर हम बात करें तो सील्स और जो सीलिंग्स थी वो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए यूज की जाती होंगी। जैसे कि एक बैग है, उस पे एक सील लगी है, अगर वो सील इंटैक्ट है, बिल्कुल वैसे ही लगी है, इट मीन्स उसे किसी ने टैम्पर नहीं किया है। लेकिन अगर उसको ब्रेक हो रखी है मीन्स उससे टैम्पर किया गया है। तो सेंडर को ये बताने के लिए कि आपके पास जो सामान पहुंचा है वो बिल्कुल सही है, और दूसरा आइडेंटिटी ऑफ सेंडर, जिसने भेजा है वो कौन है, कहाँ से भेजा है, ये सब बताने के लिए, क्योंकि सील पे इंफॉर्मेशन होती है, एक लोगो सा बना होता है, उससे पता चल जाता है कि ये कहाँ से आया है पार्सल। तो उन सब चीजों के लिए ये बहुत हेल्पफुल था। हड़प्पा की जो स्क्रिप्ट है वो आज भी अनडेसिफर्ड है। स्क्रिप्ट अल्फाबेटिकल नहीं है, इसमें साइंस बने हुए हैं, एनिमल का साइन है, अलग अलग साइंस बने हैं। लगभग 375 से 400 साइंस हमें हड़प्पन स्क्रिप्ट में देखने को मिलते हैं। जब हम वेट की बात करते हैं तो हमें एक्सचेंज रेगुलेट प्रिसाइज सिस्टम मिलता है। हर जगह पे हमें स्टैंडर्ड वेट्स देखने को मिले, स्टैंडर्ड ब्रिक्स देखने को मिली। तो इससे समझ आता है कि कोई एक अथॉरिटी होगी जो इन चीजों को कंट्रोल कर रही होगी। यूजुअली जो पत्थर जिससे ये वेट्स बनाए जाते थे, तोलने के लिए जो इस्तेमाल किए जाते हैं, वो चर्ट से बनाए जाते थे। लोअर डिनोमिनेशन ऑफ वेट 7 और हायर डिनोमिनेशन फॉलो डेसिमल सिस्टम। तो वो बिल्कुल एक स्टैंडर्ड तरीका था जो आपको देखने को मिलता है सिविलाइजेशन में। अगर हम हड़प्पा के लोगों की फूड हैबिट्स की बात करें तो वहाँ के लोग वाइड रेंज ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स को खाया करते थे। हमें कहीं कहीं पे फिश की बोन्स भी मिलती हैं। व्हीट, मेज, मिलेट, पल्सेस, राइस, ये सब हमें प्लांट्स, इनके आर्कियो बोटैगनिस्ट और आर्कियो जो बोटैगनिस्ट होते हैं और जो एनिमल से रिलेटेड होते हैं, वो टर्म मेरे दिमाग से स्किप हो गई।
आर्कियोबोटैगनिस्ट प्लांट की स्टडी करते हैं और एनिमल की स्टडी वाला मेरे दिमाग से स्किप हो रहा है, अगर आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उनके थ्रू हमें ऐसे बोन्स मिली हैं जिनसे हमें एनिमल्स के बारे में पता चलता है, और चर्ड ग्रेन, जो ये सब जले हुए अनाज के दाने, कुछ चीजें मिली जिनसे हमें पता चलता है कि ये सब वो चीजें खाया करते थे। ऑल्दो हम श्योर नहीं है कि हर इंसान हड़प्पा सिविलाइजेशन में खुद ही इनको डोमेस्टिकेट करता था, खुद ही हंटिंग करते थे, या एक स्पेसिफिक कम्युनिटी होती थी जो हंटिंग करती थी और इनको मीट प्रोवाइड करती थी, ये हमें श्योर नहीं है। टेक्निक्स की बात करें तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस में ऑक्स देखने को मिलती है जो प्लो करने के लिए, खुदाई करने के लिए यूज की जाती होगी, और माना जाता है कि एक टाइम में 2 अलग अलग क्रॉप्स भी ग्रो किए जाते होंगे। जो सेमी एरिड लैंड है जहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश नहीं होती, वहां पे हमें कैनाल्स और कुएं देखने को मिलते हैं। सिर्फ मोहनजोदारो में ही 700 वेल्स हमें देखने को मिले थे, वो एक अलग डिस्कशन का इशू हो जाता है, बट फिर भी इरिगेशन बहुत इम्पोर्टेंट था और हमें उसके लिए रिवर्स, कैनाल्स और वेल्स देखने को मिलते हैं। शर्तुगई वगैरह में भी कैनाल्स देखने को मिली हैं। कुछ जगहों पे शायद अब वो वक्त के साथ हमें नहीं मिलती, बट होंगी जरूर। कैनाल्स, वेल्स और ड्रेनेज सिस्टम बनाए गए थे। तो सोशल इकोनॉमिक डिफरेंसेस की अगर हम बात करें तो डिफरेंसेस कुछ होंगे शायद अमंग पीपल। तो इनको समझने के लिए हम बरियल्स, जो लोगों को डेथ के बाद उन्हें दफनाया जाता है, उनके जो बरियल्स मिले हैं, उनके आर्टिफैक्ट से हम देखते हैं कि आर्टिफैक्ट्स, जो चीजें हमें मिलती हैं, उन्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक होता है यूटिलिटेरियन और एक होता है लग्जरी। यूटिलिटेरियन वो चीज जैसे सपोज स्टोन, कोई सिंपल सा स्टोन जो सॉइल से बना हुआ है, जो मतलब हर जगह पे मिल रहा है, ऐसी चीज जो हर जगह पे बहुत कॉमनली मिल जाती है वो यूटिलिटेरियन होती है। और ऐसी चीज जो हर जगह पे नहीं मिलती, शायद वो कहीं और मिलती होगी और वो कम मिलती है, वो लग्जरी। जैसे फाइंस, फाइंस माना जाता है कि वो एक लग्जरी थी। तो जो चीज कॉमनली मिल रही है, हर जगह पे मिल रही है, वो यूटिलिटेरियन। जो कम मिल रही है और हर जगह पे नहीं मिलती, वो लग्जरी। वैल्यूएबल मटेरियल जनरली जो लार्ज सेटलमेंट जैसे मोहनजोदारो, हड़प्पा, वहां पे ही मिलते हैं। स्मॉलर सेटलमेंट में बहुत रेयरली मिलते हैं। तो ये चीज भी ध्यान रखने की जरूरत है। जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली या मुंबई में कुछ चीजें आपको ऐसी मिल सकती हैं जो आपको किसी विलेज या कंट्री साइड एरिया पे ना मिले। तो वैल्यूएबल मटेरियल जनरली आपको बड़ी सेटलमेंट जैसे मोहनजोदारो में देखने को मिलेगा। क्राफ्ट प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स, टॉयज, पॉटरी, ऑर्नामेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। चुन्हुदारो ये एक सेटलमेंट का नाम है, जैसे कि मोहनजोदारो और हड़प्पा है, बट ये एक स्मॉल सेटलमेंट है और माना जाता है कि ये सेटलमेंट क्राफ्ट प्रोडक्शन के तौर से यूज की जाती होगी। बीड्स बनाने के लिए, शेल को कट करने के लिए, मेटल वर्क करने के लिए, सील मेकिंग के लिए। तो शेल मेकिंग के लिए, वेट मेकिंग के लिए ये चुन्हुदारो सेटलमेंट यूज की जाती होगी। अब आप कह सकते हो कि हम ये इतनी कॉन्फिडेंटली कैसे कह रहे हैं कि ये क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए यूज की जाती होगी, क्योंकि हमें कुछ इनकम्प्लीट बनी हुई चीजें भी वहां पे मिलती हैं और बहुत सारे सेम पॉट्स या बीड्स मिलते हैं। तो अगर कोई घर पे है या फिर कोई रेजिडेंशियल एरिया, तो वहां पे आपको इनकम्प्लीट सामान क्यों मिलेगा, और मिलेगा तो बहुत कम मिलेगा। बीड्स इतने सारे सेम तरीके के पॉट्स कोई अपने घर में नहीं रखता। तो ऐसी चीजें हमें वहां पे बहुत ज्यादा मिली हैं, इसीलिए माना जाता है कि चुन्हुदारो जो थी वो एक क्राफ्ट प्रोडक्शन सेटलमेंट थी। ग्राइंडिंग, पॉलिशिंग, ड्रिलिंग ये टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू बीड्स बनाए जाते थे। ग्राइंड करना, फिर उनको पॉलिश करना, फिर ड्रिलिंग करना। नागेश्वर और बालाकोट ये 2 सेंटर्स हैं। ये थोड़े सी के पास वाले एरिया में भी हैं, इसीलिए यहाँ पे शेल्स मिलते थे और ये दोनों कोस्ट के पास हैं, तो ये उस चीज में स्पेशलाइजेशन है। स्मॉलर सेटलमेंट्स के अलावा मोहनजोदारो और हड़प्पा में भी कुछ स्पेशलाइज सेंटर्स ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन हैं। क्योंकि देखो, अगर चुन्हुदारो या नागेश्वर, बालाकोट से भी अगर यहाँ पे ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है
फिर भी यहाँ पे कुछ वर्कशॉप की ज़रूरत है। अगर कोई चीज़ में फाइन रिफाइनमेंट करनी पड़ जाए, कोई चेंजेस करने पड़े, बड़ी सेटलमेंट में भी कुछ चीज़ें तो होती ही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फ़ोन है, फ़ोन की प्रोडक्शन सिटीज़ में नहीं हो रही यहाँ पे अभी, लेकिन यहाँ पे उनके सर्विस सेंटर्स तो होते हैं अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो ठीक करने के लिए। तो ठीक उसी तरीके से शायद ये ज़्यादा प्रोडक्शन चुन्हु-दारो और नागेश्वर बालाकोट में होती है, लेकिन अगर उसमें कुछ ठीक करना हो तो मोहनजोदारो हड़प्पा में भी ऐसे क्राफ्ट प्रोडक्शन सेंटर्स बनाए गए थे। अब ये मटेरियल्स कहाँ से प्रोक्योर किए जाते थे, तो काफ़ी सारी अलग-अलग वेज से माना जाता है कि मटेरियल्स प्रोक्योर किए जाते थे। रॉ मटेरियल्स एक स्ट्रैटेजी थी रॉ मटेरियल प्रोक्योर करने की। खत्तरी जो रीजन था राजस्थान में, वहां से माना जाता है कॉपर, साउथ इंडिया से गोल्ड, और हड़प्पा के कॉन्टैक्ट्स विद ओमान भी देखने को मिलते हैं जहां से वो कॉपर मंगवाते होंगे। कॉपर की जो वेसल है वो वही कॉपर है, ओमान में हमें वो वेसल देखने को मिलती है जो हड़प्पा से रिलेशन दिखाती है। तो हमें ऐसे कॉपर देखने को मिलता है वहां पे, और इंडिया के हड़प्पा रीजन में भी हमें वो कॉपर देखने को मिल रही है जो ओमान की है। तो इसके कारण हम मानते हैं कि इनमें ट्रेड हुआ करता होगा। हड़प्पा की सील्स जो वेट्स हैं, डाइस, बीड्स, वो हमें दूसरी कंट्री जैसे ओमान, बहरेन, मेसोपोटामिया यहाँ पे देखने को मिलती है। तो माना जाता है कि ये कंटेम्प्रेरी हैं, ये सब उसी टाइम की हैं और इनमें ट्रेड भी होता होगा। तो ये बातें हमें इन चीज़ों से समझ आ पाती हैं, क्योंकि उनके सामान यहाँ पे और यहाँ के सामान वहाँ पे देखने को मिलते हैं। अगर हम इकोनॉमिक लाइफ की बात करें तो काफ़ी प्रॉस्परस माना जाता है। मेन ऑक्यूपेशन जो माना जाता है वो था एग्रीकल्चर। लोग खेती करते थे, एक ही टाइम में 2-2 क्रॉप्स ग्रो किया करते थे। एग्री इरिगेशन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी, और साथ ही साथ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, गोट, कैटल, इन सबको डोमेस्टिकेट करना भी एक इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन होगा। ट्रेड भी किया जाता था, इंटरनल ट्रेड भी होते थे, मतलब हड़प्पा सिविलाइजेशन में ही एक जगह से दूसरी जगह, जैसे चुन्हुदारो से मोहनजोदारो तक सामान भिजवाया जा रहा है, तो ये इंटरनल ट्रेड है। और एक्सटर्नल ट्रेड भी कैरी किया जाता था, जैसे बहरेन, मेसोपोटामिया से हड़प्पा तक। शिप्स, बोट्स की हमें पिक्चर्स देखने को मिलती हैं सील पे, जो हमें ये बताती हैं कि हड़प्पा का कांटेक्ट काफी दूर दूर के लैंड तक रहा होगा, क्योंकि उस वक्त एयरवेज नहीं था बट शिप्स यूज की जाती थी। प्लान टाउन ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन, अगर हम मोहनजोदारो की बात करें तो ये एक वेल नोन अर्बन साइट मानी जाती है। ऑल्दो हड़प्पा फर्स्ट साइट थी जो डिस्कवर हुई थी, लेकिन क्योंकि जब वो डिस्कवर हुई तो हम उसकी इम्पोर्टेंस नहीं समझ पाए थे, तो वहाँ की ब्रिक्स वगैरह ले ली गई, तो वो डिस्ट्रॉय हो गई। लेकिन जो मोहनजोदारो थी वो काफ़ी अच्छे से प्रिजर्व हो पाई। इसके 2 सेक्शन माने जाते हैं, एक स्मॉलर बट उसका लैंड थोड़ा हायर है जिसको हम सिटाडेल कहते हैं, ये साइज में छोटा है बट थोड़ा हाइट में ऊपर है। दूसरी तरफ एक बड़ा लैंड है लेकिन वो लोअर है, इसलिए उसको लोअर टाउन कहा जाता है। हड़प्पा जो साइट है उसे प्लान्ड सिटी माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको ड्रेनेज सिस्टम भी देखने को मिलेगा। जहाँ पे लोगों के घर हैं उनमें एक उनके नीचे आपको ड्रेनेज सिस्टम देखने को मिलता है, और अगर नीचे सीवेज की लाइंस हैं इसका मतलब पहले वो लाइंस बनाई गई होंगी, उसके बाद ऊपर घर बनाए गए, तो ये प्लान्ड सिटी को दर्शाता है। जो लोगों के घर हैं उनके बिल्कुल बीचों बीच माना जाता है एक आंगन है, लोगों के अपने खुद के बाथरूम्स, ड्रेनेज सिस्टम जो कि प्रॉपरली स्ट्रीट से कनेक्टेड था, तो ये सब कुछ हमें देखने को मिलता है। और जो मेन डोर होता था उससे डायरेक्ट पूरे घर का व्यू नहीं देखने को मिलता था, इस तरीके से बनाया गया था। कहीं कहीं पे हमें स्टेयर्स भी देखने को मिलती हैं जो बताती हैं कि शायद फर्स्ट फ्लोर भी एग्जिस्ट करता होगा। एस्टिमेटेडली 700 स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलते हैं, वेयर हाउस और ग्रेट बाथ, 700 वेल्स देखने को मिलते हैं, और पब्लिक पर्पस के लिए वेयर हाउस और ग्रेट बाथ यूज किया जाता होगा, लेकिन लोगों के खुद के घरों में हमें 700 वेल्स देखने को मिलते हैं। और वेल बाहर की तरफ कुछ घर के कॉर्नर में इस तरीके से बनाए जाते थे कि अगर कोई बाहर से भी इंसान आ रहा है और वो पानी पीना चाहे तो वो भी उस वेल को यूज कर सकता है। इस तरीके से उनके स्ट्रक्चर को बिल्ड किया गया था।
अब इस सिविलाइजेशन जो इतनी प्लान्ड थी, जिसकी ब्रिक्स इतनी स्टैंडर्ड थी, सील्स यूज करते थे, ट्रेड होता था, हर चीज इतनी वेल प्लान्ड थी, उसका एंड कैसे हुआ? तो 1800 बीसी में जो ये मेच्योर हड़प्पन साइट्स हैं ये अबैंडन हुई थी। जब इसके बाद एक्सकेवेशन की जाती है, खुदाई की जाती है, तो हमें उतने प्लान्ड घर नहीं मिलते। जब आप सपोज ये लैंड है, ये यहाँ से आप खुदाई कर रहे हो नीचे की तरफ, तो यहाँ पे आपको सब कुछ बहुत प्लान्ड मिल रहा है, लेकिन जब आप नीचे की तरफ जा रहे हो, मतलब उसके बाद आपको उतना प्लान्ड नहीं मिल रहा, ऊपर की तरफ इतना प्लान्ड नहीं था। मतलब कि ये अर्ली हड़प्पा, और ये जब हम बाद में बात कर रहे हैं तो ये भी उतना प्लान्ड नहीं है। यही एक टर्म था जिसमें अभी हमने पूरा डिस्कस किया, जो फुल्ली प्लान्ड था। तो जब उसके पहले वाला एरिया भी इतना प्लान नहीं था, और उसके बाद जब ये हड़प्पा सिविलाइजेशन हमें लगता है अबैंडन हो गई, सिविलाइजेशन कंप्लीटली वैनिश हो गई। 1900 बीसी में हम देखते हैं कि लोग जो लेट हड़प्पा, ये जो मैं लेट हड़प्पा आपको कह रही थी, इसमें अब लोग रूरल लाइफ जीने लग गए हैं। लोग अब वैसे नहीं जी रहे जैसे मोहनजोदारो एक सिटी है जहाँ पे वेल प्लान्ड है सब कुछ, वो हमें नहीं देखने को मिल रहा था। लोग गांव की तरफ, जो सक्सेसर कल्चर था, वो अब उतना प्लान्ड नहीं था। जैसे कि अब हम पहले वाले हड़प्पा से कंपेयर कर रहे थे, तो वो उतना प्लान नहीं था। तो हमें पता चलता है कि अबैंडन किया गया, कुछ तो डिफरेंसेस आए। अब इसके रीजंस जो दिए जाते हैं, ये सिविलाइजेशन क्यों एंड हुई, तो माना जाता है कि शायद क्लाइमेट में चेंज आया हो, डिफॉरेस्टेशन, बहुत ज्यादा एक्सेसिव फ्लड्स आ गए, शिफ्टिंग हो गया रिवर का, रिवर अपनी कोर्स चेंज कर लेती है दूसरी जगह, तो शायद उसके कारण ओवर यूज ऑफ लैंडस्केप, इनमें से कोई भी फैक्टर हो सकता है। बट फिर भी हमारा क्वेश्चन आता है कि अगर ये सारे फैक्टर्स हैं, तो एक छोटा एरिया फ्लड आएंगे या कुछ डिस्ट्रॉय होगा, पूरी की पूरी सिविलाइजेशन कैसे एंड हो गई, वो फिर भी एक क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि हमें स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी गई, तो हम मान नहीं सकते। या तो कोई लार्ज स्केल इन्वेजन हुआ था, डेलिबरेटली कोई लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन हुआ, तो किस तरीके से एंड हुआ हम सिर्फ एस्टिमेट और गेस कर सकते हैं, बट हम यकीन से नहीं कह सकते कि ये सिविलाइजेशन किस तरीके से एंड हुई। एक बार मैं फिर से समझा देती हूँ, जो मैं लेट हड़प्पा और अर्ली हड़प्पा समझाई थी, ये वो, अगर आप लैंड से नीचे की तरफ खुदाई कर रहे हो, तो ये वो एरिया है जो हमें हड़प्पा का मिला, जिसमें हम कह रहे हैं कि सब कुछ बहुत प्लान्ड था, सब कुछ बहुत सही था। इससे अगर हम पहले अर्ली हड़प्पा की बात करें, तो हमें इतना कुछ प्लान नहीं मिलता। और इस पीरियड के बाद जब अगर हम 900 बीसीई की बात करें, तो हमें फिर से सब कुछ रूरल में देखने को मिल रहा है। तो हम ये मान सकते हैं कि ये एक पार्ट था, ये एंड हुई सिविलाइजेशन। अब एंड क्यों हुई, उसके बहुत सारे अलग अलग रीजंस दिए जाते हैं, बट एग्जैक्ट क्या था वो हमें नहीं पता। 1862 में अलेक्जेंडर क्यूमिंघम फर्स्ट डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। 1921 में डी आर सहानी ने हड़प्पा को डिस्कवर किया, बट क्योंकि ये फर्स्ट डिस्कवरी हुई थी, तो ये उतने अच्छे से प्रिजर्व नहीं हो पाई, इसकी ब्रिक्स वगैरह चुरा ली गई थी, ये अच्छे से मैनेज नहीं हो पाई। 1992 में आर डी बैनर्जी ने मोहनजोदारो को डिस्कवर किया, ठीक है। और इनके बीच में 1924 में सर जॉन मार्शल ने अनाउंस किया था डिस्कवरी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो कहा जाता है कि वो कितने हजार साल पुराना इंडिया को छोड़ गए कंपेयर टू जितना वो जब आए थे, तो हमें पता था। फिर 1953 में कालीबंगन डिस्कवर किया गया, 55 में लोथल डिस्कवर हुआ, और 68 में डिस्कवर्ड संघल को डिस्कवर किया गया था। तो ये अलग अलग एरिया कब डिस्कवर हुए, उसका टाइम फ्रेम है जब 1947 में हमें इंडिपेंडेंस मिल गई थी। तो उसके बाद देखोगे आप कि जो ये वाले एरियाज डिस्कवर किए जा रहे हैं, ये एक तरीके से कोशिश थी हमारे इंडिया में हम ज्यादा बेहतर समझ पाए हड़प्पा सिविलाइजेशन को, क्योंकि जो मेजर एरियाज थे वो पाकिस्तान में जा चुके थे। तो
धोलावीरा और लोथल और ये सब हम जितनी ज़्यादा डिस्कवर करने की और समझने की कोशिश कर रहे थे। तो ये था आपका पूरा चैप्टर 1 के क्विक नोट्स और टाइमलाइन। अगर आप ये टाइमलाइन और ये पीडीएफ अगर आप लेना चाहें तो ये आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, वहाँ पे मैं अपलोड कर दूँगी। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी, कुछ इन्फॉर्मेटिव सीखने को मिला तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा। मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।